आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी खुदकुशी केस पर गुजरात की राजनीति अब गरमाने लगी है। कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने 19 फरवरी को कैंडल मार्च का ऐलान कर दिया है। दर्शन के परिवार ने बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं जिग्नेश मेवाड़ी ने पीएम मोदी से भी पीड़ित परिवार से मिलने की अपील की है। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे अहमदाबाद के दर्शन सोलंकी की मौत के पीछे जातिगत भेदभाव का आरोप तूल पकड़ रहा है। अब कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा है कि पीएम मोदी को अहमदाबाद आकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को 25 से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूरा मामला शंकास्पद लग रहा है और ये पूरा मामला चूंकि शंकास्पद लग रहा है, रमेश भाई सोलंकी और दलित समाज की ओर से हम सबको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये मर्डर का मामला भी हो सकता है। कहीं न कहीं उसके साथ जातिगत भेदभाव का मामला, रेगिंग का मामला भी हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऊना के वक्त कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो उनसे भी आपके माध्यम से विनती करते हैं कि वो भी पीड़ित परिवार को आके एक बार मिले, उनका हालचाल पूछे और उनको किस प्रकार की जांच चाहिए उस जांच का वो ऑर्डर करें। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आईआईटी बॉम्बे का दौरा किया और दर्शन की मौत की गहन जांच की मांग की। बाकी हमने जो चौधरी जी से भी हमने बात की है, जो यहाँ के डायरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर यहाँ के सीनियर जो सूर्यवंशी है, उनसे भी हमने बात की है और इस प्रकरण के संबंध में पूरी जांच होनी चाहिए। और इसके पहले भी 2014 में आंबोरे नाम के दलित समाज के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। अभी 6 महीना पहले भी यहाँ कोई दूसरे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। अभी जानकारी मिली है कि चेन्नई में भी मतलब 2 स्टूडेंट ने ऐसी आत्महत्या की है आईआईटी में। और आईआईटी एक इंस्टीट्यूट, यहाँ 12,500 स्टूडेंट रहते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं और इसी तरह का होना अच्छी बात नहीं है। बता दें कि 12 फरवरी को 18 साल के दर्शन सोलंकी की आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल से गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस इस केस को आकस्मिक मौत के एंगल से देख रही थी। लेकिन दर्शन के परिवार ने जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। इसके बाद उसकी मौत को संस्थागत हत्या कहा जाने लगा। दर्शन के पिता रमेश भाई ने आरोप लगाया कि संस्थान के साथ साथ अस्पताल के अधिकारियों ने मामले को छिपाने की कोशिश की और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। दर्शन सोलंकी का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दर्शन मूल अहमदाबाद का है और अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जातिवाद के वजह से दर्शन ने ये कदम उठाया है। दर्शन के पिता, उनकी बहन और उनकी माता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है किस वजह से आपके बेटे ने सुसाइड किया होगा? सुसाइड नहीं किया है मेरे बेटे ने, उसको मार दिया है। अगर सुसाइड किया होता, 7वीं मंजिल से गिरता तो उसका हाथ पैर हड्डी बड्डी टूट जाती, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ सर में ऐसी चोट लगी है और कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है। 7वीं मंजिल से जो लड़का गिरता है उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसको वहाँ मार के फिर फेंक दिया है। वहीं दर्शन की मां तरलिकाबेन सोलंकी ने कहा, मुझे दृढ़ता से लगता है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। मृत्यु के कुछ घंटे पहले उसने हमें फोन किया था, लेकिन उसने सामान्य रूप से बात की और ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह किसी तनाव में है। मेरे बेटे को न्याय दिलाओ, बस यही मांगी। हमारा सहारा था वो। मेरे बेटे को न्याय दिलाओ, खोज करो किसने उसका मर्डर किया है, उसकी खोज करो आप, उसे न्याय दिलाओ। आपको भी मर्डर ही लग रहा है? हाँ, मर्डर किया है उसका। मेरा बेटा बहुत समझदार था, वो सब किसी का दुख भी देख नहीं सकता था। और कोई करता है ना खुदकुशी तो ऐसा बोलता था कि वो पागल है। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत समझदार था वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उधर दर्शन की बहन जानवी ने इस पूरे केस में आईआईटी बॉम्बे प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानवी के मुताबिक दर्शन का शरीर मेरे माता पिता को ना तो पोस्टमार्टम से पहले और ना ही बाद में दिखाया गया। इससे पहले संस्थान ने हमें बताया था कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। फिर प्रिंसिपल ने हमें बताया कि मेरा भाई इमारत से कूद गया है। क्या वो सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं? ऐसा लगता है कि मेरे भाई की हत्या की गई है।
पहले पहले उनको जब पता नहीं था कि वो एसटी से बिलोंग करता है तो तब तो उनके फ्रेंड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था और सब फ्रेंडली रहते थे, लेकिन जब से उन्हें मालूम हुआ कि ये लड़का एसटी से बिलोंग करता है तो सडनली सारे नहीं मतलब कुछ फ्रेंड्स थे उसके, उनका बिहेवियर चेंज हो गया कि ये बंदा तो एसटी से बिलोंग करता है, हम क्यों उससे बात करें, हम क्यों उससे क्लोज रहे, कि ये बंदा फ्री में पढ़ रहा है, एसटी में फ्री में क्यों आगे आ रहा है ये बंदा, हम तो फीस भर के अभी आगे नहीं आ पाते और ये बंदा बिना फीस के क्यों आगे आ जाता है। बहुत जेलस फील करते थे उसके फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि उसके फ्रेंड्स ने उस पर हमला किया है और मार दिया उसको। हाँ, पीछे माथे पे वार किया है और बोलते कि आपका बेटा 7वीं माले से गिर गया। दर्शन के परिवार ने आईआईटी बॉम्बे पर आरोपों की बारिश की तो संस्थान ने जातिगत पूर्वाग्रह के आरोपों को खारिज कर दिया और अपने बयान में कहा कि दोस्तों की शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि कोई भेदभाव नहीं था। दर्शन सोलंकी का परिवार अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रहता है और उनका दावा है कि दर्शन को दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। 3 महीने पहले ही उसका बीटेक केमिकल के फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। उसकी हत्या की गई है। इस केस की एसआईटी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस जो नॉन करप्ट इंटीग्रिटी वाले 1-2 ऑफिसर्स जिसमें शामिल हो, ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी का गठन करके उससे जांच करवाए। आईआईटी जैसी संस्थानों में मौत के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आईआईटी मद्रास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र स्टीफन सनी भी अपने कमरे में मृत पाए गए थे। ऐसे में सवाल गंभीर है कि देश के इन दिग्गज संस्थानों में होनहार छात्रों की मौत का सिलसिला कब थमेगा। अहमदाबाद से सौरभ वक्तानिया और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने 2017 के एक मामले में हार्दिक की पेशी नहीं होने पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सुरेंद्रनगर पुलिस को हार्दिक पटेल को गिरफ्तार करने और बिना असफल हुए अदालत में पेश करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल 2017 के चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक सभा बुलाई थी और भाषण भी दिया था। हार्दिक पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। अहमदाबाद के बीरम गांव सीट से चुनाव जीतकर वो विधायक बने हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। अडानी मामले में संसद में राहुल गांधी के भाषण से शुरू हुआ बवाल थमता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। पहले उनके भाषण के अंश को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, फिर उन्हें एक नोटिस भी थमा दिया गया। राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब देकर कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब सही है। राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल भी दागे हैं। राहुल गांधी कश्मीर में है। गुलमर्ग में बर्फ की मोटी चादर पर स्कीइंग कर रहे हैं, कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कश्मीर की वादियों में सुकून की ठंडी चादर ओढ़ने से पहले वो दिल्ली की सियासी गर्मी में एक और बयार बहाए। संसद में उनके भाषण पर लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिस दिया था उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। After I gave this speech, most of my speech was edited out and was not allowed to go on the record of Parliament. Apparently, saying the name Adani and Ambani together is to insult the Prime Minister of India. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. खबरों की माने तो जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके लिए कांग्रेस के नेता ने अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अडानी मामले को लेकर कई टिप्पणियां की थी। बाद में उनके भाषण के हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। राहुल के भाषण को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 10 फरवरी को नोटिस जारी किया था। उनके पास एक भी पेपर नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था, उठपटांग बातें की, बकवास बातें की, घटिया मानसिकता से उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है, और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना। प्रधानमंत्री को मौका मिला था राहुल जी को जवाब देने का, जवाब क्यों नहीं दिया? आपने अडानी का अ भी नहीं लिया और आप
एक संसद सदस्य को प्रिविलेज मोशन की नोटिस भेजते हो, ये तो तानाशाही का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है इस देश में। भाषण का हिस्सा हटाए जाने के बाद और भाषण को लेकर नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने यह सवाल भी खड़ा किया कि प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा क्यों नहीं हटाया गया। The Prime Minister directly insults me. He says, "Why is your name Gandhi and not Nehru?" So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. दरअसल संसद में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा था और बिना नाम लिए गांधी परिवार पर हमला किया था। ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। दरअसल अडानी मामले को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। वित्त मंत्री के बयान के बाद भी संसद के दोनों सदनों में कई दिनों तक हंगामा होता रहा, बात सड़कों तक भी पहुंची। बाद में गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अडानी के बाद बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सर्वे है या रेड है, सरकार रेड प्रॉपर उसे कहना क्यों नहीं चाहती। अगर सरकार किसी मीडिया संस्थान को दबाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है तो उसे सीधे देश को, दुनिया को बताए। ये मीडिया संस्थानों को डराने का प्रयास है। हमारे देश में कोई भी बाहर की विदेशी ताकतें आकर हमारे देश की अपना शांति को खराब करने की कोशिश करेंगी तो ये अपना किसी के लिए भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीबीसी का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांचजन्य ने अपने संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा इल्जाम लगाया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नोटिस भेजे जाने का मुद्दा उठाते हुए पांचजन्य ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी तत्व अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों का जो दुरुपयोग करने की साजिश और करने की कोशिश हुई है वो तो बीजेपी के द्वारा हुई है। तो आरएसएस को सबसे पहले अपने इन तमाम दत्तक पुत्रों को समझाना चाहिए। तमाम विवादों के बीच देखने वाली बात होगी कि नोटिस पर राहुल के जवाब पर लोकसभा सचिवालय का रुख क्या रहता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को उनके 76वें स्थापना दिवस पर मोबाइल फॉरेंसिक लैब गिफ्ट की है और ये गिफ्ट आया था गुजरात से, क्योंकि इन मोबाइल फॉरेंसिक लैब को गुजरात की NFSU यूनिवर्सिटी ने ही बनाया है। इनका उत्साह एवं जोश आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। दिल्ली पुलिस की ताकत बढ़ाने के लिए उसके बेड़े में अब ये 5 नई गाड़ियां शामिल हो चुकी हैं। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि ये हाईटेक मोबाइल फोरेंसिक लैब है। दिल्ली पुलिस को ये सौगात उसके 76वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के काम की तारीफ करते हुए उन्हें ये मोबाइल फोरेंसिक वैन सौंपी। आजादी के प्राप्त होने के दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस इसके गौरवमयी इतिहास से समग्र देश की प्रशंसा प्राप्त करती रही, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर सभी संवैधानिक पद पर विराजमान महानुभाव यहाँ निवास करते हैं। दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद व्यवस्था से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है।
इन हाईटेक फॉरेंसिक लैब की मदद से दिल्ली पुलिस को रेप, हत्या, साइबर क्राइम और आतंकी घटनाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसे संगीन अपराधों में आरोपी सबूत के अभाव से बच निकलते हैं या फिर आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लिहाजा पुलिस के इसी काम को आसान बनाने के लिए ये 5 मोबाइल फॉरेंसिक लैब दिल्ली पुलिस को सौंपी गई हैं। अब देखिए कि दिल्ली पुलिस ने इसको डिज़ाइन किया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस फॉरेंसिक वैन का इस्तेमाल उन तमाम जगहों पर किया जाएगा जब किसी जगह पर क्राइम होता है या फिर कोई मादक द्रव्य मिलता है या फिर किसी भी तरीके का वहाँ पर घटना घटित होती है, तो उस दौरान इस फॉरेंसिक मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में अभी इसको 5 की संख्या में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। इस मोबाइल फॉरेंसिक लैब की कीमत करीब 55 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है और ऐसी ही 10 मोबाइल फॉरेंसिक लैब दिल्ली पुलिस को जल्द ही मिलेंगी, जिनकी तैनाती दिल्ली के सभी 15 जिलों में की जाएगी ताकि राजधानी की कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने में मदद मिले। फॉरेंसिक मोबाइल लैब जो है वो कितना उपयोगी होगा दिल्ली पुलिस के लिए? ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा फॉरेंसिक जांच के लिए। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं, हर तरह के फॉरेंसिक किट्स हैं जो एडवांस किट्स होते हैं। जो भी घटना घटी हो उसमें इसका उपयोग होगा। ख़ास तौर पे जैसा गृह मंत्री जी का आदेश है, 6 साल से ऊपर सजा वाले जितने जघन्य अपराध हैं उसमें इसको आवश्यक रूप से सीन ऑफ क्राइम पे जाना होगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद करनी होगी। इसके अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और असिस्टेंट होंगे जो इसकी मदद करेंगे और बाद में न केवल वहाँ पे इसमें डिटेक्शन के लिए हमको राह मिलेगी एक, बल्कि बाद में जो फ्रिज भी है, माइक्रोस्कोप भी है, ऐसी सारी सुविधाएं इसके अंदर है जो इसको डिटेक्शन के अलावा प्रिजर्व करने में भी सहायक होंगे। कुछ रोज पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के साथ साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस करने का सुझाव दिया था। दिल्ली पुलिस को मिली ये मोबाइल फॉरेंसिक लैब इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है जिसके जरिए वहाँ क्राइम सीन पर ऐसी लैब पहुंचेगी और इसका इस्तेमाल पुलिस करेगी और आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी इस तरीके का कदम बढ़ाया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। सूरत पुलिस की सीरत बदल चुकी है। अपनी कड़क छवि का त्याग करके पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मानव सेवा में जुटे हुए हैं। पहले पुलिस ने सूदखोरों के चंगुल से जनता को बचाने का अभियान चलाया था और अब अनाथालयों में बच्चों की परवरिश और जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के काम में जुटी हुई है। सूरत पुलिस इन दिनों अपने गुड बिहेवियर की वजह से सुर्खियों में है। नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते हुए सूरत पुलिस ने अब अनाथालयों की मदद का जिम्मा उठाया है। इसी कड़ी में जीवन ज्योत मानव मंदिर आश्रम में खास कैंपेन चलाया गया। यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को पुलिस के अफसर अपने हाथ से खाना बांटते दिखाई दिए। सूरत जोन 1 की डीसीपी भक्ति केतन ठक्कर ने यहाँ के बच्चों को अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाए। ये बहुत ऐसी परिस्थिति है कि जिसका हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, उनके लिए बहुत दुखी करने वाली बात है। तो मुझे लगा अच्छा कि चलो मैं आई हूँ तो उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। हम लोग साथ में बैठे, सब उस टाइम नाश्ता भी किया था, सबने खाना खाया था, फिर गरबा भी खेले थे सब लोग, सबने मिलके काम भी किया। तो मतलब सब बहुत खुश थे कि हमारे घर पे जैसे कोई मेहमान आया है। जैसे हमारे घर पे मेहमान आता है हम खुश होते हैं, वैसे ही ये लोग इतने खुश थे। सूरत पुलिस ने यहाँ लोगों को कपड़े भी बांटे। पुलिस की ये दरियादिली देखकर लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए और डीसीपी भक्ति केतन के पैरों में माथा टेकते दिखाई दिए। कोई जो लोग रोड पे रहते हैं तो कोई राहतदारी फ़ोन करते हैं, कोई पुलिस वाला फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसी हालत में ये लोग बीमार हालत में पड़ा है। तो हम लोग एम्बुलेंस लेके, हमारी टीम इसको लेके आश्रम में लाके पहले तो पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, इसकी नोंदनी करवाते हैं कि भाई ये एरिया में से ये हमारा भगवान आया है बिनवार से। तो हमारा संस्था में लेके हम सिविल में लेके जाते हैं। जो तकलीफ होता है वो तकलीफ का दवाई चालू करके हमारा जब तक इसका घर नहीं मिलता है तब तक ये आश्रम में रहता है। 3 टाइम खाना पीना नाश्ता के साथ, नाना धोना, कपड़ा के, दवाई के साथ इधर रखते हैं। जब इसका घर मिल जाता है तब इसको परिवार का कांटेक्ट करके हम घर तक पहुंचवाते हैं। मानव सेवा प्रभु सेवा, इस लाइन को सच साबित करती है सूरत पुलिस की ये तस्वीरें। बता दें कि कुछ दिन पहले भी सूरत पुलिस ने गरीब लोगों को
सूदखोरों के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए लोन दिलवाने का काम किया था, जिसका फायदा कई लोगों को हुआ। सूरत पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की तो पूरा गुजरात अब उसकी तारीफ कर रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।